हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सेल्फिश जायंट, सेल्फिश आपको पता है इसका मतलब है स्वार्थी, और जायंट एक मिथिकल क्रीचर है, एक फैंटेसीज में यूज़ होता है एक क्रीचर। अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ी है तो या देखी है मूवी तो आपने देखा होगा हैग्रिड था उसमें, जो कि बहुत ही बड़ा आदमी था। आदमी जैसा दिखता था बट उसका साइज बहुत बड़ा था, दुगना तिगुना जनरली। तो ऐसे मिथिकल क्रीचर्स को, जो कि रियल नहीं है, बस फैंटेसी इमेजिनरी क्रीचर्स हैं, उनको हम जायंट्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं बट साइज में बहुत बड़े होते हैं। 12 फीट बोलिए, 20 फीट बोलिए। सो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट सेल्फिश जायंट, एक स्वार्थी जायंट के बारे में है। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल and children loved to play in it. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer, till the giant experienced a change of heart. So the giant था, उसका गार्डन बहुत ही सुंदर था और बच्चे लोग वहाँ पे खेलना बहुत पसंद करते थे। जितने भी बच्चे थे वहाँ पे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते, लव टू प्ले देयर। पर जायंट क्या था? सेल्फिश था, बहुत ही स्वार्थी था। उसने क्या किया, अपने गार्डन के अराउंड एक बड़ी सी वॉल बनाई। इसका जो लवली सा प्यारा सा गार्डन था उसके अराउंड उसने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर ली। उसके बाद क्या हुआ, दीवार खड़ी करने के बाद चिल्ड्रन, जो भी बच्चे थे, वो गार्डन में एंटर नहीं कर पाए। देयर आफ्टर यानी उसके बाद। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, स्प्रिंग और समर, ये जो दो मौसम है उनको एक तरह से ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। स्प्रिंग यानी हो गई वसंत ऋतु और समर यानी गर्मी। तो ये दोनों मौसम भी जो है उस गार्डन में एंटर नहीं करते हैं। उसके बाद कब तक? जब तक जो जायंट है उसको, उसका दिल जो है चेंज नहीं होता है। एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब हृदय परिवर्तन होना, जो उसकी सोच थी वो बदल जाती है जब, तब शायद ये जो बच्चे हैं और जो स्प्रिंग एंड समर है ये भी गार्डन में एंटर करते हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो हर दोपहर जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे, वो क्या करते थे, वो जायंट के गार्डन में जाके खेलते थे। They used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. जायंट का जो गार्डन था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा बगीचा था, जहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट घास थी, बहुत ही नरम घास थी वहाँ पे। Here and there over the grass stood beautiful flowers, और इधर उधर घास के ऊपर बहुत ही सुंदर फूल भी खिले हुए थे। किसकी तरह? ऐसा लगा कि वहां पे तारे हैं, इस तरह से ऐसे बिखरे हुए थे फूल, जैसे लगता था कि वहां पे तारे हैं। एंड वहां पे 12 पीच ट्रीज भी थे। तो पीच एक फल होता है, वहां पे 12 पीच फल के पेड़ थे, जो कि स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग के मौसम में, दे ब्रेक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स। सो ब्रेक आउट मतलब टर्न इनटू, किसी चीज में एकदम से बदल जाना। तो किसी चीज को स्टार्ट करना या टर्न इनटू, यहाँ पे इसका मतलब है टर्न इनटू होना। इट्स अ फ्रेजल वर्ब ऑफ ब्रेक। एंड ब्रेकआउट का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज को एकदम से स्टार्ट करना, स्टार्ट सडनली। सो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि दे टर्न इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स। ब्लॉसम का मतलब होता है फ्लावर्स, अ मास ऑफ फ्लावर्स, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। सो बसंत में क्या होता था, उस पेड़ में बहुत सारे पिंक और पर्ल मतलब गुलाबी और पर्ल के कलर के मतलब व्हाइट ब्लॉसम्स जो है उगाते थे उसमें। और ऑटम में जब पतझड़ का मौसम आता था तो उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे रिच यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्रूट। रिच का मतलब दो होता है, एक तो आप बोलते हो क्वालिटी वाइज, इफ समथिंग इज रिच देन यू से कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स लगते थे। एंड रिच का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे। सो प्रोबेबली यहाँ पे इनका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट लगते थे, क्योंकि ब्लॉसम्स इतने सारे फूल लगते थे, तो उसी के कारण बहुत सारे वहाँ पे फ्रूट भी लगते थे। पक्षियां भी उस पेड़ पे बैठ के बहुत ही मधुर गाने गाती थी। दे sang so sweetly। वो इतने मधुर गाने गाती थी कि जो बच्चे थे वो अपना खेल कूद रोक के सिर्फ उनको सुनने में लग जाते थे। सो दे यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। अपना गेम रोक देते थे ताकि उनको सुन सकें।
एंड वो क्या बोल रहे हैं बच्चे, हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम कितने खुश हैं यहाँ पे। दे क्राइड टू ईच अदर, सो एक दूसरे को बहुत ही तेज तेज से एक्साइटमेंट में वो बोल रहे हैं कि हाउ हैप्पी वी आर हियर। क्राई का मतलब होता है स्पीक लाउडली। One day the giant came back. He had been to visit his friend Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. The children ran away. एक दिन जायंट जिसका वो गार्डन था वो वापस आता है। वो वहां पे इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने एक दोस्त से मिलने गया हुआ था और वहां पे दोस्त के साथ 7 साल रहा। और वो दोस्त क्या था, एक कॉर्निश ओगर। इसमें 2 वर्ड है जो दोनों वर्ड शायद आपको पता ना हो। पहला वर्ड है कॉर्निश। कॉर्निश मतलब जो कॉर्नवॉल देश से आया हो। सो देश का नाम है कॉर्नवॉल। एंड कोई भी चीज अगर कॉर्नवॉल से आई हो, जैसे आप इंडिया से हो तो आपको इंडियंस बोलते हैं, सो वैसे जो कॉर्नवॉल से हैं उनको कॉर्निश बोलते हैं। एंड कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम के पास एक कंट्री है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, ये यूनाइटेड किंगडम का पूरा आइलैंड है। यहाँ पे ये पूरा हिस्सा इंग्लैंड बोलते हैं, ये स्कॉटलैंड है। एंड ये जो कंट्री है साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इसको बोलते हैं कॉर्नवॉल। उसका दोस्त जो था वो कॉर्निश था। एंड वो क्या था, एक ओगर था। ओगर अगेन एक मिथिकल क्रीचर है, जैसे जायंट एक मिथिकल क्रीचर है। जो भी फैंटेसी बुक्स पढ़ते हो, हैरी पॉटर फॉर एग्जांपल, उस तरह के बुक्स में आपको इस तरह के फैंटेसी कैरेक्टर्स मिलेंगे, फेरी टेल्स में मिलेंगे। सो ओगर एक दानव की तरह का आदमी होता है। वो तो चाहे तो बड़े हो सकते हैं या ह्यूमन साइज के हो सकते हैं, बट दे लुक लाइक अ मॉन्स्टर। अगर आपने श्रेक मूवी देखी होगी, हरे रंग का एक कार्टून कैरेक्टर, वो एक्चुअली एक ओगर होता है। और अगर आपको वापस हैरी पॉटर से कनेक्ट करूं तो हैरी पॉटर में इनको ट्रॉल बोला जाता था। इस तरह से जो मॉन्स्टर टाइप के क्रीचर होते हैं उनको ओगर बोलते हैं। सो वो अपने दोस्त कॉर्निश ओगर से मिलने गया था, वहां पे 7 साल रहा। और जब वो वापस यहाँ पे आए तो उसने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे थे। तो उनसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो बहुत ही तेज ग्रफ वॉइस में चिल्लाया। ग्रफ यानी रफ एंड बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड यानी बहुत ही गुस्से में, और रफ वे में जो आवाज होती है उसको ग्रफ वॉइस बोलते हैं। सो बहुत ही तेज से, बहुत ही ग्रफ वॉइस में उसने चिल्लाया, तो बच्चे क्या हुआ, भाग गए डर के। द चिल्ड्रन रैन अवे। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall round it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. फिर उसने क्या बोला, मेरा बगीचा सिर्फ मेरा बगीचा है, इज माई ओन गार्डन, सिर्फ मेरा है। कोई भी ये बात समझ सकता है, सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा कि वो यहाँ पे खेले मेरे सिवाय। सो मेरे सिवाय इस गार्डन में और कोई नहीं खेल सकता। इसलिए उसने क्या किया, एक बड़ी सी दीवार गार्डन के अराउंड बना दी और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। इस तरह से नोटिस बोर्ड आपने रियल लाइफ में भी इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, जहाँ पे लिखा रहता है कीप आउट, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो इस तरह का एक बोर्ड लगा दिया। एंड ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जॉइन। क्यों लगाया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जॉइन। बहुत ही स्वार्थी जैन था। उसे देखा नहीं जा रहा था कि उसके गार्डन में लोग खेलें और खुश रहें, उसे ये देखा नहीं गया। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि जो भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसेगा, सो ट्रेसपासर्स का मतलब होता है इंट्रूडर, मतलब घुसपैठिया। तो कोई भी अगर किसी के भी प्रॉपर्टी में जाके घुसता है विदाउट परमिशन तो उसको इंट्रूडर बोलते हैं। उसका अनदर फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल वर्ड है ट्रेसपासर्स। विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड अगर आपको सिंपल वर्ड से बोलूं तो पनिश्ड होगा, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फॉर्मली लिखा जाता है बोर्ड पे, इसका मतलब होता है इन लीगल टर्म्स आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा और आपके ऊपर एक केस ठोका जाएगा और आपको ट्रायल पे ले जाया जाएगा। ट्राइड इन अ कोर्ट। तो आप पे एक केस ठोक दिया जाएगा और आपको कोर्ट में आके ट्रायल देना होगा। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। एंड इसने ये वाला बोर्ड जो है अपने गार्डन के आगे लगा दिया। The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. So बेचारे बच्चे, the poor children यानी बेचारे बच्चे, अब उनके पास कोई भी जगह नहीं बची खेलने के लिए। वो क्या किए, फिर ट्राई किए कि रोड पे खेले। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड,
बट जो रोड थी, जो भी सड़क थी, वो बहुत ही डस्टी थी, धूल से भरी हुई थी और वहां पे बहुत ही कठोर पत्थर थे, हार्ड स्टोन्स थे और उन्हें ये पसंद नहीं था। कहाँ गार्डन में बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम सी, नरम सी घास थी और यहाँ पे उनको हार्ड स्टोन और एकदम डस्टी एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तो क्या करते थे, दे यूज्ड टू वॉन्डर अराउंड। वॉन्डर यानी घूमना, घूमना फिरना को वॉन्डर बोलते हैं। सो वो क्या करते थे, जो बड़ी सी दीवार लगाई थी जायंट ने, उसके अराउंड वो घूमते थे। जब उनकी क्लासेस खत्म हो जाती, जब उनके लेसन खत्म हो जाते थे स्कूल से आने के बाद, और वो क्या बातें करते थे, उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में करते थे। क्या बोलते थे वो, कि कितने खुश थे हम वहाँ, हाउ हैप्पी वी वर देयर। पहले उन्होंने क्या बोला, हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम कितने खुश हैं यहाँ। अब वो क्या बोल रहे हैं, हम कितने खुश थे वहाँ, वी वर देयर। फिर स्प्रिंग आई, फिर क्या हुआ, उस समय विंटर चल रहा था, फिर स्प्रिंग आई एंड पूरे कंट्री में, पूरे देश में क्या हुआ, बहुत सारे फूल खिलने लगे थे, वो लिटिल ब्लॉसम्स, बहुत सारे फूल उगाए एंड वहाँ पे बहुत सी छोटी चिड़ियाँ दिखने लगी। सिर्फ जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था वहाँ पे विंटर था। सो सब जगह वसंत आ गई, स्प्रिंग आ गई, लेकिन जायंट का गार्डन ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अभी भी मौसम कैसा था, विंटर का था। The birds did not care to sing in it as there were no children and trees forgot to blossom. The birds did not care to sing का मतलब जो जितने भी चिड़िया थी उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वहाँ पे वो गाना गाए गार्डन में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे। और जो पेड़ थे they forgot to blossom, तो वो फूल खिलना भूल गए। ब्लॉसम आपने देखा था पहले नाउन फॉर्म में था। नाउन फॉर्म में इसका मतलब क्या था, फ्लावर और ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। एंड टू ब्लॉसम मतलब ब्लॉसम यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है, इट्स अ वर्ब नाउ। एंड टू ब्लॉसम का मतलब होता है टू फ्लावर, फ्लावर करना मतलब खिलना। सो जो पेड़ थे वो खिलना भूल गए। तो आप देखोगे कि कितना इंटरेस्टिंग है कि एक ही वर्ड को आप अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हो। आपको ऑलरेडी पता है, मुझे मालूम है ये, लेकिन आई वुड लाइक यू टू नोटिस कि जब भी आप किसी भी वर्ड का मीनिंग देखते हो तो आप उसके अलग अलग फॉर्म्स भी देखें कि उसका नाउन फॉर्म क्या है, वर्ब फॉर्म क्या है। एंड जनरली नाउन वर्ब फॉर्म में चीज़ों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे तो किसी भी वर्ड का अगर नाउन फॉर्म है तो वर्ब फॉर्म मोर लेस उसका प्रेजेंट होता है इस तरह के केसेस में। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल मैं बच्चों को देता हूँ वो रहता है कि मुझे खाना खाना है। तो खाना खाना है में पहला वर्ड खाना, इसका मतलब फूड होता है, एंड दूसरा वर्ड खाना टू ईट होता है। सो एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग फॉर्म में, एक वर्ब में है, एक नाउन में। सो इसी तरह यहाँ पे ब्लॉसम है, इसका मतलब टू फ्लावर। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर put its head out from the grass, but when it saw notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर फ्लावर, बहुत ही सुंदर फूल घास में से अपना सर उठाती है और फिर क्या देखती है कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड का साइन लगा हुआ है। एंड उसको इतना सॉरी फील हुआ, इतना दुख हुआ बच्चों के लिए कि वो दुख के कारण वापस ग्राउंड में अंदर चली गई। स्लिप्ड बैक, स्लिप बैक यानी मूव बैक क्वाइटली, चुपचाप से वापस चले जाना को स्लिप बैक बोलते हैं, मूव बैक क्वाइटली। तो चुपचाप से वापस ग्राउंड में चली गई एंड सोने चली गई। तो वापस ग्राउंड में गई और सोने चली गई। इन शॉर्ट वो खिलना बंद कर दी। ओनली पीपल हु वर प्लीज, सो अकेले लोग जो खुश थे वो कौन थे, स्नो एंड फ्रॉस्ट। सो स्नो आपको पता है क्या होती है, तो जो हल्की बर्फ गिरती है ठंड के मौसम में, ठंडी कंट्रीज में उसको स्नो बोलते हैं। एंड फ्रॉस्ट ठंड को बोलते हैं, पाला पाला पड़ना इसको बोलते हैं, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। सो इनको जो कि वेदर फिनोमिनाज है, जिसको आप बोल सकते हैं वेदर के एलिमेंट्स हैं, उनको एक तरह से लोगों के फॉर्म में बताया गया, तो इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन आप देखोगे जनरली फेरी टेल्स में बहुत यूज होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट यानी जो जिंदा नहीं है, या जानवरों को एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया जाता है, एज इफ कि वो ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा दिखाया गया कि स्नो और फ्रॉस्ट ह्यूमन की तरह है और वो कैसे हैं, वो खुश हैं। प्लीज यानी यहाँ पे क्या होगा, दे वर हैप्पी। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। The snow covered up the grass with a great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs
and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. So the Hale came. Every day for 3 hours he rattled on the roof on the castle till he broke most of the slates. And then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. So जो स्प्रिंग है वो इस गार्डन को भूल गई है, ऐसा वो चिल्लाने लगे. सो अगेन स्प्रिंग को भी एज अ ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया गया है. तो स्प्रिंग जो है इस गार्डन को भूल गई है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, पूरे साल भर यहाँ रहेंगे. क्योंकि यहाँ पे विंटर ही है गार्डन में, तो हम पूरे साल जो है इस गार्डन में रहेंगे. और स्नो ने क्या किया, पूरी घास को ढक लिया अपने ग्रेट वाइट क्लोक में, मतलब अपने बहुत ही बड़े से सफेद लबादे में उसको ढक लिया. क्लोक यानी लबादा. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. और फ्रॉस्ट ने क्या किया, पूरे जो ट्रीज थे उसको सिल्वर रंग से पेंट कर दिया. उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट किया. नॉर्थ विंड एक चिली, बहुत ही ठंड हवाएं जो होती हैं उनको नॉर्थ विंड कहते हैं. स्पेशली जैसे मैंने आपको दिखाया कि यूके है, यूके के ऊपर आर्कटिक सर्कल है, तो प्रॉब्ली वहाँ के अराउंड ये स्टोरी बेस्ड है. तो जो भी नॉर्थ विंड्स आती हैं बहुत ही ठंडी होती है क्योंकि वो नॉर्थ पोल से आती है. सो दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला कि हम नॉर्थ विंड को भी बुला देते क्योंकि उनमें बहुत ठंडक है, उनके लिए फायदेमंद है वो. तो उसको नॉर्थ विंड को भी उन्होंने बुला लिया उनके साथ रहने के लिए. एंड वो आ गया. ही केम. ही वॉज रैप्ड इन फर्स. वो फर्स से रैप था, फर पहने हुए थे उसने. और वो दिन भर क्या करता था, गरजते रहता था. रोड यानी गरजना, गर्जना या गरजना को रोड कहते हैं. एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. चिमनी पॉट्स है ना, जो भी चिमनी का ऊपर का ओपनिंग होता है जहाँ से धुआं निकलता है. चिमनी के नीचे स्टोव होता है बहुत सारे घरों में जहाँ पे आग लगाते हैं, या तो रूम को गर्म करने के लिए या तो वहाँ पे कुछ पकाने के लिए. तो उसको चिमनी पॉट बोलते हैं, जो ऊपर का एरिया होता है. जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल, एक पिक दिखाता हूँ मैं आपको. सो इसको हम चिमनी पॉट बोलते हैं. और ये ठंडी कंट्रीज में आपको ज़्यादा मिलेगा बिकॉज वहाँ पे रूम्स को गर्म करने के लिए चिमनीज होती थी, स्पेशली पुराने टाइम में. अभी तो रूम हीटर्स होते हैं. दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट. ये बहुत ही डिलाइटफुल जगह है. डिलाइटफुल यानी हैप्पी प्लेस है मेरे लिए. सो आनंदमयी जिसको आप बोलेंगे, आनंदमयी जगह है. या अनदर सिनोनिम अगर मैं बोलूँ तो जॉयफुल. सो इट्स अ वेरी जॉयफुल स्पॉट फॉर मी. बहुत ही खुशनुमा जगह है ये मेरे लिए. उस पर्टिकुलर गार्डन जहाँ पे इतना विंटर है, ऐसा नॉर्थ विंड बोलते हैं. और वो क्या बोलता है कि हमें क्या है, हेल को भी बुलाना चाहिए. हेल क्या हुआ, हेल का मतलब होता है जो ओले पड़ते हैं, बर्फ के गोले जो गिरते हैं उसको हेल बोलते हैं. हमें हेल को भी बुलाना चाहिए. तो हेल भी आ गया वहां पे. और वो क्या करता था, हर दिन 3 घंटे रूफ पे बहुत सारी खड़खड़ की आवाज करना. रैटल करना मतलब खड़खड़ की आवाज करना, रिपीटेडली जो नॉकिंग साउंड करना उसको रैटलिंग बोलते हैं. और वो रूफ के ऊपर ऐसे आवाज करता है. तो जब भी आपने देखा वो ओले पड़ते हैं, तो अगर आपके छत जो है टीने से बना है या इस स्लेट वाले पत्थरों से बना है तो बहुत खट 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 की आवाज आती है. तो उस तरह से वो आवाज करने लगा. कब तक करने लगा, जब तक उसकी जो स्लेट्स थी वो टूट नहीं गई. फिर ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन. और पूरे गार्डन के अराउंड वो दौड़ता रहता था जितना फास्ट वो जा सकता है. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे. तो उसके ड्रेस के बारे में बताया कि उसका ड्रेस जो है ग्रे कलर का था. एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. और उसका जो उसकी सांसें जो थी बर्फ जैसी थी. ब्रेथ वॉज लाइक आइस इज अ सिमिली. सिमिली एंड मेटाफोर आपने पढ़ा है, स्पेशली हनी ड्यू में मेटाफर्स के बारे में आपको बताया गया था. सो सिमिली भी मेटाफोर्स की तरह होते हैं उसमें, लेकिन यू डोंट डायरेक्टली से कि एक चीज दूसरी की तरह है. यू से कि एक चीज दूसरी है. मेटाफोर में आप बोलते हो कि एक चीज दूसरे की क्वालिटी उसमें है. और सिमिली में आप बोलते हो कि एक चीज दूसरी जैसी है. सो इज समथिंग लाइक. सो ब्रेथ वॉज लाइक आइस. अगर आप बोलो कि ब्रेथ इज आइस, देन वो मेटाफोर हो जाएगा, मतलब उसमें आइस की क्वालिटीज है. एंड ब्रेथ वॉज लाइक आइस मतलब बर्फ की तरह ठंडी है. जनरली आप जब ग्रे यूज करते हो कलर के लिए एंड आइस यूज करते हो, व्हेन यू ट्राई टू शो कि जो एनवायरनमेंट है वो एकदम ग्रे है, तो आप पिक्चर करो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पिक्चर कि अगर दिन पूरा ग्रे लगेगा आपको, एकदम ग्रेइश टोन लगेगी, ब्लैक एंड वाइट, यू नो ग्रेइश, तो आपको कैसा फीलिंग आएगा? यू विल फील ग्लूमी. बहुत ही सैड सा लगेगा आपको. जब ब्राइट कलर्स आते हैं फ्लावर्स के तो कैसी खुशनुमा लगती है चीज़ें. इसीलिए जब भी आप टेक्स्ट में ये सब कलर्स यूज करते हो, जब भी राइटर्स ही कलर्स यूज कर रहा है, तो चॉइस ऑफ कलर्स देखिए. यहाँ पे व्हाइट यूज कर रहा है ऑब्वियसली बिकॉज स्नो एंड फ्रॉस्ट व्हाइट है, विंटर व्हाइट ही होता है इन कोल्ड कंट्रीज में. बट ग्रे इसलिए यूज किया गया है तो और टोन डाउन करने के लिए, जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको शोकनुमा बनाने के लिए,
कि कितनी ज्यादा ठंड है वहां पे, हर समय सिर्फ दुख ही दुख बिछा हुआ है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस गार्डन में माहौल एकदम दुख जैसा था, दुखी था पूरा माहौल। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. So selfish giant जो है क्या बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार स्प्रिंग इतनी लेट कैसे होगी आने में। एंड वो ऐसा कब बोल रहा है, वो विंडो के पास बैठा हुआ है, सैट एट द विंडो, खिड़की के पास बैठा है और बाहर अपने कोल्ड और वाइट गार्डन को देख रहा है। तो पूरा ठंड से भरे हुए गार्डन को, और पूरी वाइट चादर बिछ गई है स्नो की, तो उस गार्डन को देख के वो ऐसा सोच रहा है स्प्रिंग क्यों नहीं है अभी तक। तो उसको भी वो सैडनेस फील हो रही है, जो पूरे गार्डन में वो सैडनेस सी फैल गई है बिकॉज ऑफ विंटर, वो उसको फील होने लगा है। और वो क्या सोच रहा है, आई होप कि ये वेदर जल्दी से चेंज हो जाए, होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. पर स्प्रिंग कभी नहीं है, ना ही समर आया और ना ही ऑटम आई। सो ऑटम ने सब जगह, सारे जगहों में क्या गोल्डन फ्रूट्स दिए, बहुत ही अच्छे फ्रूट्स दिए हर जगह, सारे गार्डन्स में। लेकिन जायंट के गार्डन में कोई भी उसने फ्रूट्स नहीं दिए। क्या बोल रही है वो, कि ही इज टू सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी है, तो मैं उसको फ्रूट्स भी नहीं दूंगी। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो वहां पे सिर्फ विंटर था उसके गार्डन में। ये किसके लिए अच्छा था, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट और स्नो, उनके लिए काफी अच्छा समय था, इसलिए वो ट्रीज के अबाउट डांस करते रहते थे। they used to dance about, so they used to dance on the trees. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. So एक morning जो जायंट था वो जगा हुआ अपने बेड पे लेटा हुआ था, लाइंग अवे कहने, लेटा हुआ था अपने बेड के ऊपर। तो उसने क्या सुना, एक बहुत ही प्यारी म्यूजिक उसको सुनाई दी, सम लवली म्यूजिक, एंड उसको इतना स्वीट लगा, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, उसको इतना स्वीट लगा कि उसको ऐसा लगा कि बाहर जो है राजा के म्यूजिशियंस, राजा के जो गीतकार हो वहां से गुजर रहे हैं, दे आर पासिंग बाय। जैसे राजा की कोई बैंड है, वो अच्छे से म्यूजिक बजा के वहां से निकल रहे हैं, उसको ऐसा लगा। बट बाद में उसको क्या पता लगता है कि इट वॉज ओनली अ लिटिल लिनेट। लिनेट एक छोटी सी चिड़िया होती है, एंड बहुत ही मधुर आवाज में वो गाती है, बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स गाती है वो, एंड वो जो है विंडो के बाहर उसके गा रही थी। और इतना समय हो गया था उसको किसी भी बर्ड को गाते हुए सुने कि उसको लिनेट का गाना, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, आई बिलीव वो यूनाइटेड किंगडम के आसपास के एरिया है, सो वहाँ पे बहुत ही कॉमन होती है ये, एंड वो हर जगह गाती रहती है। बट उसने, क्योंकि उस गार्डन में बर्ड्स आना बंद कर दी, उसको इतना टाइम हो गया किसी बर्ड को गाना गाते हुए सुने, कि उसको इस लिनेट का गाना सबसे अच्छा म्यूजिक दुनिया का लगा, मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। नाउ आपने लिनेट समझ लिया कि एक चिड़िया होती है, मैं चाहता हूँ कि आप देखें लिनेट कौन सी चिड़िया होती है, कैसी दिखती है, एंड वो कैसे गाती है। बहुत छोटी सी चिड़िया होती है जो नॉर्मली स्पैरो जैसी दिखती है, बट थोड़ी कलरफुल होती है ये। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो लगाया आपके लिए कि आप देखें कि लिनेट क्या होती है, कैसी दिखती है, और उसका गाना कैसा सुनाई देता है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला होगा कि उस जायंट को कैसा फील हो रहा होगा, एंड वो बच्चे भी क्यों रुक जाते थे, अपना गेम छोड़ देते थे उसको सुनने के लिए। Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. Casement एक तरह की खिड़की होती है जो दरवाजे की तरह खुल जाती है। सो जैसे आपकी पिक्चर में दिख रहा है, इस तरह की खिड़की होती है जो दरवाजे जैसा एक हिंज पे खुल जाती है। एंड ये इस तरह के जो ग्लास विंडोज होते हैं वो कोल्ड कंट्रीज में आपको मिलेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, कभी कभी पूरी तरह से धूप जो है अंदर आ जाए घर पे, क्योंकि बहुत ही ठंड होती है वहां पे, तो जितना भी समय धूप आता है वो चाहते हैं कि घर के अंदर आ जाए या गर्म हवा घर के अंदर आ जाए, तो उसके लिए वो पूरा खिड़की खोलने का उनके पास ये ऐसा प्रावधान होता है।
उसको केसमेंट बोलते हैं। तो एक तरह की विंडो ही होती है ये। तो उसने फिर क्या देखा कि जो हेल है वो उसके सर पे डांस करना बंद कर दी। सर पे यानी ओवर हिज हेड, मतलब उसके सर के ऊपर क्या है, उसकी छत है, द रूफ है, तो उसके रूफ के ऊपर डांस करना बंद कर दी। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि उसके सर पे डांस कर रही थी, इसका मतलब उसके सर के ऊपर जो रूफ थी उसके ऊपर डांस करना बंद कर दी। एंड जो नॉर्थ विंड थी वो भी गरजना बंद कर दी, मतलब वो दोनों चले गए। बहुत ही अच्छी महक जो है उसको खिड़की से आने लगी। अब उसको क्या लगा कि जो है स्प्रिंग आ गई। तो डिलीशियस परफ्यूम कहाँ से आ रही होगी, फूलों से आ रही होगी। सो उसको अब ऐसा लगा कि अब फाइनली जो है स्प्रिंग मेरे गार्डन में आ गई, सेट द जायंट। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और वो एकदम से बेड में से उठा, एकदम से अपने बिस्तर में से उठा और वो बाहर देखता है एंड लुक्ड आउट। सो यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पार्ट 2 में क्या होगा, तो पार्ट 2 के वीडियो का आप वेट करें। उससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के क्वेश्चन करते हैं। Question 1. Why is the giant called selfish? Giant is called selfish because he doesn't share his garden with the children to play in it. Giant को हम स्वार्थी या selfish क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना गार्डन किसी के साथ शेयर नहीं करता है, एंड किसी के साथ, स्पेशली कौन, चिल्ड्रन के साथ। He doesn't share his garden with the children to play in it, ताकि वो उसमें खेल सके। Question 2. On one occasion, the children said, "How happy we are here." Later they said, "How happy we were there." What are they referring to in both the cases? तो पहले ओकेजन में बच्चे बोलते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं, एंड नेक्स्ट ओकेजन में बोलते हैं हम वहाँ पे कितने खुश थे। सो आर हियर एंड वर देयर, तो ये कौन से केसेस वो बोल रहे हैं? सो वेरी सिंपल, हमने रीडिंग में पढ़ा था ये कि एक बार वो जब गार्डन में थे तो ऐसा बोलते हैं, दूसरी बार जो गार्डन से बाहर रहते हैं हाई वॉल के, तो इस तरह से वो बोलते हैं कि हम वहाँ अंदर कितने खुश थे। सो इन बोथ द केसेस दे आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन। दोनों केस में वो जायंट्स के गार्डन को रेफर कर रहे हैं। इन द फर्स्ट ओकेजन, जायंट वॉज अवे टू विजिट हिज फ्रेंड सो द चिल्ड्रन कुड प्ले इन हिज गार्डन हैप्पीली। तो पहले ओकेजन में क्या था, जायंट वॉज अवे, वहाँ नहीं था, बाहर था। कहाँ? टू विजिट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ था, तो बाहर था वो। सो जो बच्चे थे वो गार्डन में खुशी से खेल सकते थे, यूज्ड टू प्ले इन हिज गार्डन हैप्पीली। सेकेंड ओकेजन में क्या हुआ था, द जायंट हैज रिटर्न, जायंट वापस आ गया था, एंड बार्ड एवरीवन, बार्ड यानी मना कर देना, बैन कर देना। बैन का एक सॉफ्टर वर्ड है, थोड़ा लेस स्ट्रिक्टर वर्ड है बार्ड। सो सबको मना कर दिया उसने फ्रॉम एंटरिंग हिज गार्डन, सो दे हैड टू प्ले ऑन द डस्टी रोड। सो उनको अब क्या हुआ, डस्टी रोड्स में खेलना पड़ता था। क्वेश्चन 3 पार्ट 1. व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज द विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर? तो जब वसंत आई, स्प्रिंग आई, तो गार्डन में अभी भी विंटर था। तो आपको क्या लगता है कि विंटर यहाँ पे क्या इंडिकेट करता था? हमने बहुत ही डिटेल में ये डिस्कस किया था कि जो विंटर का माहौल था इसको बहुत ही सैडनेस से आप रिलेट करें कि बहुत ही सैडनेस थी वहाँ पे। बट ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। सो विंटर हियर स्टैंड्स फॉर डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी सैडनेस, ईविल, ईविल यानी शैतानी चीज। सो जो भी वहाँ पे स्नो थे, फ्रॉस्ट थे, वो क्या काम कर रहे थे? सिर्फ परेशान करने का जायंट को, और ट्रीज को कवर करने का, ग्रासेस को कवर करने का, ताकि वो मर जाएं, ताकि उनको हवा और सनलाइट ना मिले और वो मर जाएं। तो इसीलिए वो ईविल वाला पार्ट प्ले कर रहे थे। एंड लाइफलेसनेस, लाइफलेसनेस यानी वहाँ पे कोई भी ना ट्री ब्लॉसम कर रहा था, ना फ्लावर्स कुछ ब्लॉसम कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि डेथ हो गई है हर चीज की। तो लाइफलेसनेस, लाइफ ना होना। लाइफलेसनेस का मतलब ये भी होता है कि नॉट अ हैप्पी प्लेस, कि एकदम जिसको आप बोलेंगे कि यहाँ से जान ही चली गई है। तो जान ही चली गई का मतलब सिर्फ डेथ से नहीं होता, आप इसलिए बोलते हो कि यहाँ पे एकदम खुशहाली चली गई है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि लाइफलेसनेस थी वहाँ पे। वो कोल्ड इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोल्ड इमोशंस यानी जो आपके अंदर ऐसी इमोशंस होते हैं जिसमें आप किसी के लिए सिंपैथी या फीलिंग्स नहीं दिखाते, उसको कोल्ड इमोशंस बोलते हैं। एंड लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ हैप्पीनेस यानी सैडनेस। So 3 का part 2, winter has been presented like a story with its own characters and their activities. Describe the story in your own words. So एक छोटा सा राइटिंग एक्सरसाइज आपके लिए दिया गया है यहाँ पे। इसे बोला गया है कि विंटर को एज अ स्टोरी यहाँ पे बताया गया है, जिसमें उसके खुद के कैरेक्टर्स हैं और उनकी खुद की कुछ एक्टिविटीज हैं। तो उसको उस वे में आपको एक स्टोरी लिखना है। विंटर ऑल अराउंड केम टू एन एंड, स्प्रिंग केम इन एंड ब्रॉट ब्यूटिफुल बर्ड्स विथ इट, trees started to blossom all around. When it reached the garden, it looked around for children but didn't find any. So हर जगह all around winter came to an end. Winter जो है खत्म हो गई, spring आ गई, spring came in and brought beautiful birds with it. और अपने साथ क्या लेके आई? बहुत ही सुंदर चिड़ियाएं लेके आई।
सो यहाँ पे भी आई एम यूजिंग स्प्रिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कि स्प्रिंग आई है और अपने साथ क्या लेके आई है, बहुत सारे सुंदर पक्षियां लेके आई हैं। ट्रीज स्टार्टेड टू ब्लॉसम ऑल अराउंड, और सारी जगह ट्रीज जो हैं उनमें फ्लावर्स आने लग गए। व्हेन इट रीच्ड द गार्डन इट लुक्ड अराउंड फॉर चिल्ड्रन बट डिडंट फाइंड एनी, और जो स्प्रिंग गार्डन के पास आई उसने पूरे तरफ देखा, लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो उसने चारों ओर बच्चों के लिए देखा बट उसे बच्चे नहीं दिखे। बर्ड्स डिसाइडेड नॉट टू सिंग इन द गार्डन, बर्ड्स ने क्या डिसाइड किया कि उस गार्डन में वो गाना नहीं गाएंगे। एंड ट्रीज स्टॉप ब्लॉसमिंग देयर, और ट्रीज क्या वो फ्लावर करना बंद कर दिए। फ्लावर्स वेंट बैक टू हाइडिंग इन द ग्राउंड, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा था स्लिप बैक, उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है हाइडिंग। सो दे वेंट बैक, वो वापस छुप गए ग्राउंड में। स्नो एंड फ्रॉस्ट वर वेरी हैप्पी, स्नो और फ्रॉस्ट जो थे वो बहुत ही खुश थे, बिकॉज दे कैन स्टे लॉन्गर इन द गार्डन, अब वो बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे रह सकते थे। दे ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ विंड एंड हेल टू गिव देम कंपनी, उन्होंने नॉर्थ विंड और हेल को बुला लिया कंपनी देने के लिए खुद को। दे वर एंजॉइंग द एवर लास्टिंग विंटर इन द सेल्फिश जायंट्स गार्डन, और वो क्या एंजॉय कर रहे थे, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब हमेशा के लिए जो रह जाए, हमेशा के लिए रहने वाले को एवर लास्टिंग बोलते हैं, एवर लास्टिंग विंटर। सो हमेशा के लिए जो विंटर वहाँ पे रह गई थी उसको बहुत एंजॉय कर रहे थे सेल्फिश जायंट के गार्डन में। क्वेश्चन 4, वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। सो जायंट क्या खुश था या सैड था, दुखी था अपने गार्डन का स्टेट देख के। सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि वो जो ग्रे वर्ड यूज़ किया है और जो आइस वर्ड यूज़ किया है वो दिखाता है कि बहुत ही सैड सा माहौल था। तो इससे हमको हिंट मिलता है कि जायंट वॉज सैड, नॉट हैप्पी ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द स्प्रिंग टू कम, क्योंकि वो स्प्रिंग का इंतजार कर रहा था। What effect did the Linnets song have over Hail and North Wind? So Linnet के गाने से क्या इफेक्ट हुआ Hail और North Wind का? When the Linnets started singing, Hail and North Wind went away and spring finally arrived in the selfish giant's garden. So Linnet ने जैसे ही गाना स्टार्ट किया, Hail और North Wind क्या हुआ, वहाँ से चले गए और स्प्रिंग जो है फाइनली उसके गार्डन में आ गई। अराइव यानी वहाँ पे आ जाना, अराइव करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें, जो आपको नीचे दिख रही है। इस चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।